हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडिएशन का काफी सारा पोर्शन कवर किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इमिसिविटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले इमिसिविटी के बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, उसमें हम लोगों को ये पता चला था कि कोई भी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये हमने सीखा था। उसके बाद कुछ बेसिक जो टर्म्स हुआ करती थी वो हमने पढ़ी थी, जैसे इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिविटी क्या होता है, एब्जॉर्बिव पावर क्या होता है, क्रिचॉफ लॉ क्या था, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी और इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का रेशियो कांस्टेंट के बराबर था, उसे हम ए बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक और इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को, आप वो भी याद रख सकते हो। इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द absorptive power of a body is a constant and is equal to the emissive power of a black body। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। आज हम एक नए साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें इस एनर्जी के बारे में कैलकुलेट करके बताया कि कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, तो उस साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, यानी कि उनका जो लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमान के नाम से किया जाता है। स्टीफन ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉडी है रेंडमली, ये बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है, हर डायरेक्शन में कर रही होगी। कैसे? ये ऐसे एनर्जी रेडिएट कर रही है हर डायरेक्शन में। तो ये जो बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है, यानी कि dQr/dt, आर का मतलब एनर्जी रेडिएट कर रही है, उसकी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस बॉडी के एरिया के। अब देखो, अब जितनी ज्यादा इस बॉडी का एरिया होगा वो उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो जितनी ज्यादा ओपन यानी कि जितनी ज्यादा एरिया वाली बॉडीज होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। ऐसा हम लोगों ने थर्मल एक्सपांशन में थोड़ा सा सीखा था कि जिस बॉडी का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी कूल होती है। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट जो एरिया होता है सराउंडिंग में वो क्या होता है, ज्यादा, वो उतनी जल्दी क्या करेगी, एनर्जी रेडिएट कर देगी। तो इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एरिया भी कौन सा, ये वाला बाहर वाला इसका बॉडी का आउटर एरिया, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो रेडिएट एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये जो बॉडी है इस बॉडी की इमिसिविटी के ऊपर। इमिसिविटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इमिसिविटी का मतलब होता है कि E इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, कि कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी के कंपेरिजन में कितनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक और चीज डिफाइन की गई कि इस बॉडी का जो सरफेस एरिया है उसका जो टेम्परेचर मान लेते हैं, अगर हम T है, इस बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर T है, तो इन्होंने बोला कि जो ये हीट फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर की। तो इसे 1 बोल सकते हैं, इसे 2 बोल सकते हैं और इसे हम 3rd बोल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3rd से, फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, इन तीनों से हमें क्या मिलेगा, इन तीनों से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे dQr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AET⁴ लिखा जा सकता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर ब्लैक बॉडी, ये तो किसी जनरल बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए बात करें तो ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहां पर से ये इक्वेशन आता है। अब जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं सिग्मा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा EAT⁴। ये किसी भी बॉडी से जिस बॉडी का टेम्परेचर T है उस टेम्परेचर पर उससे रेडिएट होने वाली एनर्जी की वैल्यू है, जहां पर सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, वह सिग्मा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है
कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, इतना होता है। तो देखिए कितनी वैल्यू थी, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 की पावर -8। अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वॉट बोल सकते हैं। जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, वॉट। सिग्मा की यूनिट में निकालनी, ई क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ये क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की पावर 4 यानी कि केल्विन के स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ये इसकी यूनिट होती है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी से कितनी एनर्जी रेडिएट होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज ये तो किसके लिए हमारे पास, किसी भी जनरल बॉडी के लिए सिग्मा ई है टी की पावर 4। लेकिन अगर हम बात करें कोई ब्लैक बॉडी से कितनी एनर्जी रेडिएट होगी तो उसके लिए भी लिख सकते हैं फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी। देखो ब्लैक बॉडी के लिए E इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो उसके लिए हीट एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ब्लैक बॉडी के लिए लिखना चाहते हैं यही फॉर्मूला कि ब्लैक बॉडी से कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, तो सीधी सी बात है फॉर्मूला यही रहेगा। अगर यही एरिया बॉडी का है तो सिर्फ E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए जो एनर्जी रेडिएट होती है dQr बाई dt वो होती है सिग्मा ए टी की पावर, क्लियर। यानी कि ये कौन सी एनर्जी में रेडिएट होने वाली। अगर सपोज कीजिए ये बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर था T ऐसे मानते हैं, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T नॉट। कितना टेम्परेचर, सराउंडिंग का T नॉट टेम्परेचर है, या TS जो भी आप लिखना चाहो T नॉट लिख देते हैं। तो फिर जो बॉडी है वो बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से एनर्जी क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। तो एब्जॉर्ब का फॉर्मूला भी यही रहेगा, सिर्फ T की जगह पे क्या आ जाएगा, T नॉट। क्योंकि देखो इस बॉडी को जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो इसको एनर्जी मिल कहां से रही, सराउंडिंग से मिल रही, तो वो किसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर के, ठीक है। और जब कोई बॉडी रेडिएट कर रही है एनर्जी तो किसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इस बॉडी के टेम्परेचर के। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड, ठीक है। क्यों, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो QA बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा EA T नॉट की पावर 4। T नॉट का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। और ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्लैक बॉडी तो बस बच्चों इतना सा याद रखना है कि जब हम किसी बॉडी से एनर्जी रेडिएट होने की बात करेंगे तो उस बॉडी के सरफेस का एरिया कंसीडर करेंगे इस फॉर्मूले में। और जब कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से उसे एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर रहेगा, सराउंडिंग एरिया, ठीक है, जैसे सॉरी सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब हमारे पास क्या इसका एप्लीकेशन है इसके कुछ स्टीफन बोल्ट्जमान के, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई इस टेम्परेचर उस टेम्परेचर में अगर चेंजेस हो गए तो किस तरीके से हीट का लॉस होगा, किस तरीके से एनर्जी गेन होगी, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे मैं कर रहा हूं बच्चों में, देखो क्या है अरेंजमेंट। देखो application of heat exchange, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है उस चीज को समझना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर T है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट। तो अभी हमने सीखा कि हीट रेडिएट कितना होगा, हीट इमिटेड या हीट रेडिएट आप लिख सकते हो, हीट रेडिएटेड वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास सिग्मा EA T की पावर 4। टेम्परेचर आएगा
और हीट एब्जॉर्ब की बात करूंगा मैं, एब्जॉर्ब, वो कितना हो जाएगा सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4, यही होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट लॉस की। किसकी बात करते हैं? हीट लॉस की। तो देखो बच्चों, हीट लॉस कब होगा? बहुत आसान सी बात है, इस बॉडी में से हीट का लॉस तभी हो सकता है जब इस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, तो इससे एनर्जी बाहर निकल रही हो, और इससे एनर्जी अंदर आ रही है, यानी कि जो बाहर जाने वाली एनर्जी है वो ज्यादा हो, और उस पर आने वाली एब्जॉर्ब करने वाली एनर्जी क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हीट लॉस बोलेंगे। तो हीट लॉस में क्या हो जाएगा? हीट रेडिएटेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहां पे से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ई ए टी की पावर 4 सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? डी क्यू बाई डी टी हीट लॉस मिलेगा, नहीं मिलेगा? इस रेट से हीट लॉस हो रहा होगा, कितना हो जाएगा? इसे अगर मैं कॉमन हो तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4 टी नॉट की पावर, ये फॉर्म आ जाएगा हमारे पास हीट लॉस का। क्लियर? सेकंड अगर मैं बात करूं हीट गेन की, तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, अभी जो मैं ये हीट लॉस और हीट गेन की बात कर रहा हूं, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि इस बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज तो हो जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका टेम्परेचर T4 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट एब्सॉर्ब, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? हीट एब्सॉर्ब कब होगी? जब उसके ऊपर गिरने वाली हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हीट एब्सॉर्ब माइनस का हीट रेडिएट, तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा? सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 सिग्मा ई ए टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 और ये टी की पावर 4। ऐसे लिखते हैं हम लोग डी एच बाई डी टी, जो भी लिखना चाहें डी क्यू बाई डी टी, इतना, ठीक है। अगर दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम हो, इस वाले केस में क्या होगा? अगर फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर इस वाले केस में लिखना चाहें, सॉरी, तो इस वाले केस में क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर केस थर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर ये सेम है तो हीट लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? हीट गेन। कि जितनी हीट का लॉस हो रहा है उतना हीट का गेन होगा, ठीक है। यहां पर सब बच्चों कई बार हमसे हीट लॉस के बारे में चर्चा की जाती है कि हीट लॉस कितना होगा, क्योंकि देखो अगर इस बॉडी से एनर्जी ज्यादा जा रही है तो इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। तो हमसे उस हीट लॉस के बारे में बात की जाती है, तो वही बात करते हैं हम लोग हीट लॉस। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो हीट लॉस कितना है हमारे पास? इस रेट से हो रहा होगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4। अब अगर मैं ये मान के चलता हूं किसी भी टाइम पर इस बॉडी का टेम्परेचर ये मानते हैं 0 पर है, एट टी इज इक्वल टू 0 पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है। तो अब अगर मैं बात करूं एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हो गया टी प्लस डी टी। क्या बात समझ सकते हो? किसी भी टाइम पर डी प्लस डी टी से।
तो यहाँ पे जो एनर्जी में लॉस होगा, देखो ये तो चीज क्या हो रही है, एनर्जी में लॉस है कि नहीं? तो dt टाइम में कितने एनर्जी में लॉस हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं? हम लोगों ने सीखा था, आपको पता हो तो इधर बनाता हूँ, नहीं लिख देते हैं, चलो कोई नहीं। तो हमने सीखा था कि जो हीट लॉस होगा कितना होगा, उसका मास बॉडी का इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इनटू उसके टेम्परेचर में, उसके टेम्परेचर में कितना हो रहा है, dt टाइम में टेम्परेचर में कितना हो रहा है, T से डेल्टा T हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dt, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा आगे माइनस, क्योंकि dt क्या डिक्रीज हो रहा है। तो सिग्मा EA T नोट की पावर 4, यह आ जाएगा आराम से। तो ये क्या है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट लॉस का, कि किस तरीके से हीट लॉस हो रही है। अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो उसका टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा होगा, तो कई बार आपसे भी पूछा जा सकता है dt के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी अगर एनर्जी रेडिएट करती है तो उसकी एनर्जी में क्या रहता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इस पूरे को रफ करते हैं। तो यहां पे से हम लोग लिख सकते हैं माइनस का dt बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा EA बाई MS इंटू T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। ये जो आता है dt बाई dt, देखो ये क्या चेंज इन टेम्परेचर है और ये क्या चेंज इन टाइम है। तो इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि उसका टेम्परेचर टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस पूरी चीज को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग कि उस बॉडी का टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, ये चीज है टेम्परेचर डिक्रीज होने की रेट। जबकि ये चीज क्या है, हीट लॉस होने की रेट है। तो ध्यान ना बच्चों, न्यूमेरिकल्स में अगर आपसे पूछा जाए कि हीट लॉस की रेट क्या है तो ये होगी, और टेम्परेचर डिक्रीमेंट की रेट क्या है तो ये होगी। दोनों में डिफरेंस है। सवाल पूछे जाते हैं कई बार, किस टाइप के सवाल बनते हैं इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, सेम रेडियस का है, आइडेंटिकल है दो, बट एक आयरन का है और एक कॉपर का है। मान लेते हैं ये आयरन है A, एक कॉपर है। ठीक है, अब हमसे ऐसा बोला गया कि इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर भी T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T नॉट है, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T नॉट है, इसकी रेडियस भी R है और इस वाले की रेडियस भी R है, सब कुछ सेम है। तो हमसे इसमें अगर दोनों सवाल पूछे जाए, हीट लॉस क्या होगा या हीट लॉस होने की रेट क्या होगी और टेम्परेचर डिक्रीज होने की रेट क्या होगी, उस चीज के बारे में बात करते हैं। इसे हमने बोल दिया बी। ठीक है, तो इधर ऑप्शंस पे बात करते हैं हम लोग। देखो अरेंजमेंट क्या है, हमसे पूछा गया है फर्स्ट हीट लॉस रेट यानी कि H है, हीट लॉस रेट को किससे लिख रहा हूं मैं, H से। तो HA ज्यादा होगा या HB ज्यादा होगा। H का मतलब है हीट लॉस रेट, ये ऑप्शन ए है। सी ऑप्शन है इज इक्वल टू HB और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इस बात को ध्यान से समझना। तो हीट लॉस और हीट गेन का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, वो तो ये था dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। ठीक है, अब देखो एक आयरन की एक कॉपर की तो दो चीजें डिफरेंट हो सकती है, सिग्मा अलग हो सकता है, E अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है। चलो सिग्मा तो कांस्टेंट मान लेते हैं हम सभी के लिए फिक्स है। E अलग अलग हो सकता है, E क्या हमारे पास इमिसिविटी है, तो ये अलग हो सकती है। एरिया सभी का सेम है, दोनों के टेम्परेचर भी सेम है।
यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नोट है इसके लिए भी और इसके लिए भी, बॉडी का टेम्परेचर इसके लिए भी टी है इसके लिए भी टी। डिफरेंस किसमें, ई पर है। अब ई के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो मैंने ये मान लिया कि ई भी दोनों के लिए सेम है, ई सेम फॉर बोथ बॉडीज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, ई सेम है। अगर ई सेम होगा तो ध्यान रखना सिग्मा भी सेम दोनों के लिए, ई भी सेम दोनों के लिए, ए भी सेम और टेम्परेचर डिफरेंस में भी सेम, तो सब कुछ सेम है, तो जो हीट लॉस की रेट होगी वो भी सेम होगी, तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। इसी का जो पार्ट 2 अगर मैं पूछूं आपसे, अब टेम्परेचर डिक्रीमेंट की रेट पूछिए आपसे, टेम्परेचर डिक्रीमेंट की रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट किस तरीके से हो, तो वापस से फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ए का ज्यादा रेट होगा, बी का कम। सेकंड ऑप्शन है ए का कम होगा, बी का ज्यादा। थर्ड ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी होगा, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ए बी का मतलब क्या, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट किस रेट से कम हो रहा है, ए और बी के लिए। तो अब जब टेम्परेचर डिक्रीमेंट के रेट की बात करते हैं तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय एम एस, ये लिखते हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से समझोगे, ऊपर वाले टर्म तो दोनों के लिए सेम है, सिग्मा ई है, हमने क्योंकि ई सेम बोल दिया। अब यहाँ पे मास की और स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट अलग होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट अलग होगी, ठीक है, और मास भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पर आप लोग सीधी सी बात है, अगर मैं मास की कंपेरिजन, तो जिस दोनों की रेडियस सेम है तो इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। इसका मास ज्यादा होगा तो उसके टेम्परेचर डिक्रीमेंट की रेट क्या होगी, कम होगी। लेकिन हमें स्पेसिफिक हीट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, किसकी स्पेसिफिक हीट कम है। तो जैसे मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट के बारे में पता चल जाएगा तो मैं आंसर भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास जो डेटा है वो कंप्लीट नहीं है। अगर मुझे स्पेसिफिक हीट के बारे में पता होता तो मैं बोल सकता था। अगर मैं ऐसा भी मानूं कि दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होती, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होती, तो फिर मास किसका ज्यादा होता, आयरन का ज्यादा होता। आयरन का मास ज्यादा होता तो जो रेट है वो किसकी ज्यादा हो, जिसका मास ज्यादा उसकी रेट क्या हो जाती, कम हो जाती। अगर रेट कम हो जाती तो किसकी रेट कम हो जाती, ए की रेट कम होती और बी की रेट ज्यादा होती। तो आंसर क्या रहता, ये आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट पता नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ नन ऑफ दीज के बारे में। यहाँ पे क्या बात समझ में आती है, क्योंकि ये कॉपर की, आयरन की। लेकिन अगर मैं बोलता ये भी आयरन की और ये भी आयरन की, तो फिर कुछ और बात होती है यहाँ पे, फिर मुझे रेडियस में चेंज करना पड़ता या किसी और चीज में चेंज करना पड़ता। लेकिन लॉजिक आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपसे हीट लॉस के बारे में पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना, इसमें मास की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपसे टेम्परेचर डिक्रीमेंट की पूछे तो वहां पे मास की भी रिक्वायरमेंट होगी और स्पेसिफिक हीट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब तक आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में पता नहीं है तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट नहीं कर सकते तो अभी यही बोलेंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं डेटा इनसफिशिएंट है। क्या बात समझ में आती? ओके, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये टेम्परेचर टी नोट होता है, इसका टेम्परेचर टी है और ये चेंज होता रहता है। एक और सवाल करवाते हैं, चलो इसमें इसे हटाता हूं बच्चों। जैसे कि एक और सवाल कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कई बार, ये भी आयरन का बना हुआ है, इसकी रेडियस भी आर है। ये एक और है, ये भी आयरन का बना हुआ है बट ये होलो है। ये किसका बना हुआ है, आयरन का, बट ये होलो है। और ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये भी आयरन का बना हुआ, ये भी आयरन का बना हुआ, बट ये होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। आपसे दोनों चीजें यही पूछी जा सकती है। तो अगर मैं ध्यान से बात करूं पहले के लिए, हीट लॉस रेट, हीट लॉस रेट,
इसको अगर मैं ए बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं, इसका टेम्परेचर भी टी है, इसका टेम्परेचर भी टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नोट है, इसके लिए भी सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नोट है। तो वापस से हम क्या बोलेंगे, सिंपली मैं बोल सकता हूं हीट लॉस रेट, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसी की तरह लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। सी ए इज इक्वल टू बी होगा, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, या नन लिख देते हैं। तो हमें पता है कि जब दोनों का टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर सब कुछ सेम है, फॉर्मूला ये लगना है, तो सिग्मा सेम, ई सेम, ए सेम, एरिया भी सेम है, दोनों का क्रॉस फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो वहां पे एरिया लिखते हैं हम लोग, कौन सा एरिया होता है, आउटर एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया, तो एरिया भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम हो जाएगा, ये इसका एरिया भी सेम, इसका एरिया भी सेम, सिग्मा भी सेम, सब कुछ सेम है, तो हीट लॉस रेट भी क्या हो जाएगी सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं इस वाले केस में, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन वही मान लेते हैं हम, सी ऑप्शन है, ए इज इक्वल टू बी, और यहां पर आते हैं डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो देखो अब यहां पर किस पे डिपेंड, ये पूरी टर्म तो सेम है सभी के लिए, एस पे अब इस वाले केस में क्या होगा, सेम होगा, स्पेसिफिक दोनों मटेरियल सेम है, तो किस पे डिपेंड किया, एम पे। तो अब आप सोचो सॉलिड का और होलो का दोनों का रेडियस सेम है, तो किसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है जो सॉलिड वाला उसका मास ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा उसकी टेम्परेचर रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी टेम्परेचर रेट कम, तो यहाँ पे ए की टेम्परेचर रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बी की ज्यादा, तो आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा। क्या बात समझ पाते हो, इसी को यूज में लेके बच्चों एक और लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ, वो भी यही स्टीफन से ही जनरेट किया जाता है उसे, लेकिन उसने थोड़ा अलग तरीके से उसे बताकर बोला, उसने ऐसा बोला कि जब सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कम हो, तो जो टेम्परेचर डिक्रीमेंट की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। उन्होंने कुछ ऐसा बोला, उसे समझते हैं अभी थोड़ा, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए या मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो न्यूटन्स कूलिंग लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, क्योंकि हमें पता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं वहां पे, तो देखिए बच्चों न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या बोलता है, न्यूटन ने बोला कि अगर सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस स्मॉल है, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन the body and surrounding, then the rate of cooling is directly proportional to the is directly proportional to the temperature difference। इन्होंने ये बोला, यानी कि जो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि dt बाई dt माइनस, यानी कि कूलिंग रेट का मतलब टेम्परेचर में चेंज टाइम के साथ किस तरीके से होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, डेल्टा टी के। यानी कि ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ये बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी वो क्या होगा, टी माइनस टी नॉट,
ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, जबकि पहले वाले में क्या था, टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर से अगर हम कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, वो होता है के डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइंड न्यूटन्स कूलिंग का। अब इसे प्रूफ भी किया जा सकता है, इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, यानी कि मैं बता देता हूं इसका प्रूफ भी। फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वहां से। तो देखो वहां से हमने क्या सीखा, वहां से हमने सीखा था कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 था। सराउंडिंग का टेम्परेचर था। अब हम लोगों को पता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या चीज है, टी माइनस टी नॉट। तो टी इज इक्वल टू क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टी नॉट प्लस डेल्टा टी, लिखा जा सकता है। तो ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए फिर क्या अरेंजमेंट होगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं फिर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की जगह पर टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये होगा। अब देखिए इस पूरे में से मैं कॉमन ले रहा हूं टी नॉट की पावर 4, तो डी क्यू बाई डी टी सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी की पावर टी नॉट, यहां पर बचेगा 1। और अभी मैंने बोला कि जो डेल्टा टी है वो स्मॉल है। ठीक है, यानी कि 20-30 डिग्री तक का डिफरेंस होना है तब तक चल जाता है। यानी कि ये सपोज कीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 30, ठीक है, इसका टेम्परेचर 50, बॉडी का टेम्परेचर 50, तो 50 माइनस 30 कितना होगा, 20-30 डिग्री तक का डिफरेंस हो तब भी चल जाता है, उसे हम स्मॉल मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमने यहाँ पे लिखा ये चीज क्या स्मॉल है, ये अगर डेल्टा टी स्मॉल है और टी क्या उससे ज्यादा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। जब ये स्मॉल होती है तो इस पावर को कहाँ आ सकते हैं, बहुत आगे लेके आ सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ई ए टी नोट की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नोट माइनस का 1। तो इससे ये कट हो गया, इस एक टी नोट से टी नोट भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा ई ए टी नोट का क्यूब इंटू डेल्टा टी, यही बचेगा। और इस डी क्यू को क्या लिखा जा सकता है, ये भी हमने सीखा था, किसे लिखा जा सकता है माइनस का एम एस डी टी बाई डी टी सिग्मा ई ए टी नोट क्यूब इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है। तो यहां पे से माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है सिग्मा ई ए टी नोट का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एम एस, ये कांस्टेंट है, इनटू डेल्टा टी। अब आप सोचो तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है बच्चों, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम लोग के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के, जैसा कि हमने वहां पे लिखा है। तो क्या हो गया के डेल्टा टी, प्रूफ हो गई डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम स्टीफन लॉ से ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ये डेरिवेशन होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होता है बच्चों। हमसे इसमें क्या पूछा जाता है, इसे भी रफ करता हूं। देखो इस फॉर्मूले में हमसे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं उसे समझते हैं थोड़ा। मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, हमें पता है सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, इस बॉडी का टेम्परेचर टी है, ठीक है, इस बॉडी की रेडियस ए है, सब कुछ ऐसे मान लेते हैं, सब कुछ गिवन है।
तो हमें पता है कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर, अगर इसे रेडिएशन हो रहा है और हीट लॉस हो रही है, तो इसका टेम्परेचर ये टी के बराबर होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं एट टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी बराबर 0 पर इसका जो टेम्परेचर है वो टी है, ठीक है। किसी भी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, या इसका इनिशियल टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, और किसी भी टाइम पर उसका जो टेम्परेचर वो T हो जाता है। क्योंकि आप सोचो अगर इसमें हीट का लॉस हो रहा है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमसे ऐसा पूछा जाता है कि इसका जो टेम्परेचर किसी भी टाइम टी पर होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, या वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, कि किस रेट से वो चेंज हो रहा है, तो हमें पता है इस रेट से वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो वो जो टेम्परेचर आएगा किसी भी टाइम टी पर, वो टाइम का फंक्शन होगा, वो किस तरीके से टाइम के साथ रिलेट होगा वो हमसे पूछा जा सकता है। और किसी भी टाइम पर इसका टेम्परेचर पूछा जा सकता है। अगर इनिशियल टेम्परेचर का T1 है तो एट टी इज इक्वल टू 0 को उसका टेम्परेचर हमने कितना मान लिया, T1 मान लिया। तो किसी भी टाइम टी पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा होगा। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं उस चीज को भी देखते हैं बच्चों। इसी के आगे लिखते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dt इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी माइनस को हटाते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का के डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है। इस डेल्टा टी को इसके डिनोमिनेटर में लिया, इस dt को उधर लिख दिया, और इस dt को क्या लिखा जा सकता है, सॉरी डेल्टा टी को t माइनस टी नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बच्चों, सिर्फ किसका टेम्परेचर चेंज होगा, बॉडी का, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस का के डी टी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं। देखो t बराबर 0 पर इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। किसी भी टाइम t पर इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, T हो चुका है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ln t माइनस टी नॉट, उसकी लिमिट T1 से t तक, और ये हो जाएगा kT। यहां पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस टी नॉट, T1 माइनस टी नॉट माइनस का kT। तो यहां पर से हो जाएगा t माइनस टी नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस kT। तो यहां पर से t की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस kT। और k की वैल्यू भी आपको बताइए, पूरी की पूरी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों। ये टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ चुका है। इसका ग्राफ पूछा गया था बच्चों एक बार एडवांस में, तो भी बताता हूं मैं आप लोग। ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है इसका, एक्सपोनेंशियली, क्योंकि आप सोचो t बराबर 0 पर इसका टेम्परेचर कितना है, T1, उसके बाद कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आता है। तो इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखिएगा, यहीं पर बता देते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आसान से क्वेश्चन आता है, बस आप लोग को फॉर्मूला उस टाइम पर पता होना चाहिए। इसमें यही न्यूटन कूलिंग लॉ में, अगर आपको एंड टाइम पर जब आपके पास न्यूमेरिकल आता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आसानी से हो जाएगा। सिर्फ उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे कि समझना, हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये सराउंडिंग है टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमसे बोल दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 30 डिग्री, ये केल्विन में भी आप मान लीजिए, जो भी माना चाहे, डिग्री सेंटीग्रेड में कोई दिक्कत नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो वो केल्विन में होगा। लेकिन केल्विन में डिफरेंस लिखो चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इस बॉडी का टेम्परेचर है, मान लेते हैं 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री है इस बॉडी का टेम्परेचर। तो हमसे बोला गया है कि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर फर्स्ट 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कितने टाइम में, मान लेते हैं वो हो जाता है 5 मिनट में, कितने में 5 मिनट में हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है नेक्स्ट कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा। ये ऐसा सवाल हमसे पूछा जाता है कि भाई इस बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री था, 60 डिग्री से 50 डिग्री होने में 5 मिनट लगते हैं। तो अब नेक्स्ट 50 डिग्री से 40 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। आसान है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब के तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि के तो क्या है, कांस्टेंट है, होगा नहीं। तो एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो कैसे,
बहुत आसान है। एल एन फॉर्मूला क्या है, टी माइनस टी नॉट T1 माइनस टी नॉट माइनस का के टी, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट वाले में ये वाली कंडीशन लिख देता हूं। अब देखना यहाँ पे केल्विन में लिखना जरूरी होता है, लेकिन डिफरेंस को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एल एन, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं टी कितना है हमारे पास, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री किसी टाइम पर, सराउंडिंग का कितना है 30, T1 कितना हो गया, T1 का मतलब क्या, पहले कितना टेम्परेचर, पहले उसका टेम्परेचर 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का के, कितने टाइम में 5 में। एक इक्वेशन ये मिली है। उसी तरीके से दूसरी बार हम लिखेंगे, तो दूसरी बार में क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे टी की जगह पर, माइनस का 30, यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 माइनस के इंटू टी। तो देखो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, ये इक्वेशन 2 है, तो के से के कट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। कई बार मुझसे के की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। अगर मुझे ये टाइम दे दिया जाए तो क्या मैं के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे आप इसमें से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इस दोनों को डिवाइड करने पर टी मिल जाएगा, टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो तो आपको के भी मिल जाएगा, और या फिर पहली इक्वेशन से आपको के भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, के भी पूछ जाए तो इसे रफ करता हूँ बच्चों, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास एलन 50 माइनस 30 20 होगा, और ये हो जाएगा 60 माइनस 30 यानी कि 30 होगा ये, तो ये 20/30 यानी कि 2/3 होगा, डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, इस तरफ t बचेगा, डिवाइड कर दिया अपन ने दोनों को, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर आएगा एलन 40 माइनस 30, सही लिखा ना 40, ठीक है, बाद में 40 माइनस 30 यानी कि 10 1/2 आएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना, आप लोग जो भी सोल्व करने का आंसर आए वही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 इंटू एलन 2/3 डिवाइडेड बाय एलन 1/2, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास टाइम का। बहुत ही आसान। कई बार क्या होता है बच्चों, ये जो टेम्परेचर का गैप है ना, अभी तो मैंने 10 डिग्री दिया हुआ है, कई बार ये बहुत स्मॉल होता है, उसमें भी चेंज आता है, तो उस केस में एक और फॉर्मूला होता है समझना। इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा ले रहा हूं, यहां पे हमने जो फॉर्मूला लिखा था dt इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट लिखा था, सॉरी लिखा था। अब टेम्परेचर में चेंज, इस बॉडी के टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट है ना वो स्मॉल है, अगर वो स्मॉल है तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन की जाती है, माइनस का dt बाई dt इज इक्वल टू के, इस t की जगह पर फिर t एवरेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, लेकिन ये कब लिखते हैं, जब यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस, जैसे कि 10 डिग्री का गैप हो, यहाँ पे जो गैप आए वो 2 डिग्री 3 डिग्री का गैप हो, 5 डिग्री तक मैक्सिमम तक आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये लगाने से फायदा क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हमें इस एलन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है, ध्यान रखना 30 डिग्री तक टेम्परेचर में डिफरेंस है, 30 डिग्री 25 डिग्री तब तक तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये एलन वाला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे जो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है वो 10 डिग्री के राउंड है, तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट 2 डिग्री 3 डिग्री का डिक्रीमेंट हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। टी एवरेज माइनस का टी नॉट, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आया वो लिख देंगे T2 माइनस T1 या माइनस का dt बाई जो भी रेट पूछेगा के, एवरेज कैसे लिख सकते हैं हम लोग, T1 प्लस T2 बाई टी नॉट। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसे भी याद रखना है। कहां से आता है, ऐसा वाला फॉर्मूला लिखा था ना, वहीं से लिखा। देखो कैसे, जैसे कि समझना एग्जांपल, इस पूरे को हटाता हूं, देखो आसान है, देखो समझना। एग्जांपल लिखते हैं, यही एक बॉडी है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉडी का टेम्परेचर है। हमसे बोला गया है कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से
38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है इन T इज इक्वल टू 2 मिनट में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब आप लोगों को ये सवाल डायरेक्ट लगा देना। तो देखो, ये जो टेम्परेचर में चेंज, इसको क्या लिखता हूं मैं T2 माइनस T1, इसे क्या लिखता हूं T2 माइनस T1, कितने टाइम में लगा। तो देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज आया वो कितना है, 2 का है, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग 2। फॉर्मूला लिख ही देता हूं फिर भी मैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला यहाँ पे, माइनस का dt बाई डी इज इक्वल टू के टी एवरेज माइनस का टी नोट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें देखो चेंज की जगह पर क्या है, कितना चेंज हुआ 2 डिग्री का। देखो 40 माइनस 30 यानी कि चेंज दिखता तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, डिग्री माइनस माइनस आता है कितने टाइम में 2 सेकेंड। यहाँ पर के एवरेज क्या लिखेंगे हम लोग T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस का T नॉट। क्लियर है, तो ये 1 इज इक्वल टू के, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 48 सॉरी 38 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 20। ये एक इक्वेशन आएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा हमारे पास 39 माइनस का 20, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के। इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कट हो जाने वाला है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसके लिए ये वाली इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो इसमें कितना चेंज आने वाला है 2 का 36 और ये 2 डिवाइड बाई टी, यहाँ पे कितना है के है। यहाँ पे जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 38 प्लस 36 बाई 2 माइनस का 20, ये लिखेंगे। तो 2 बाई टी इज इक्वल टू के, देखो ये कितना आया 37 आया माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा इंटू 70। इस के यहां से वैल्यू पुट की जा सकती है, तो 2 बाई टी इज इक्वल टू 70 इंटू के की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई 90, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 19 बाई 70। ये आंसर आएगा आपके पास। क्या बात समझ में आती, जो भी ये मिनट में है तो ये भी किसमें आएगा मिनट में ही आएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज स्मॉल है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज 5 डिग्री से ज्यादा है तो फिर आपको एलन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टीफेंस वाले न्यूमेरिकल्स भी हो गए। अब यहाँ पे एक और लॉ आता है बच्चों, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है उसे भी समझते हैं, तो इस पूरे को रफ कर देते हैं। देखो मैं आप लोगों को विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा टर्म होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है रैंडम है, इस बॉडी का टेम्परेचर है कुछ भी 0 केल्विन से ज्यादा, तो ये क्या कर रही एनर्जी रेडिएट कर रही हर डायरेक्शन में। ठीक, हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, वहां पे जो रेडिएशन है उन रेडिएशन की कुछ तो वेवलेंथ होगी। तो ऐसा पाया गया है कि इस बॉडी से जो भी रेडिएशन बाहर निकल रहा है ना, उन रेडिएशन की जो वेवलेंथ है लैम्डा है, वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। यहां पे जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है
वो 0 डिग्री से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि हर रेडिएशन की वेवलेंथ का रेडिएशन यहां से बाहर निकलता है, वेव बाहर निकलता है। लेकिन हमें हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं, कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ निकल रही है, यहाँ पे जितनी भी रेडिएशन निकल रहा है उन सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, और वो वेवलेंथ 0 से लेकर इन्फिनिटी में कुछ भी वेरी कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहां पर जो वेवलेंथ निकल रही है वो मान लेते हैं कोई 2000 एंगस्ट्रॉम से लेके 2002 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ निकल रही है, इस रेंज भी कोई, क्योंकि हमने क्या बोला 0 से इन्फिनिटी तक है, तो 2000 एंगस्ट्रॉम से लेके 2000.02 एंगस्ट्रॉम की भी वेवलेंथ निकल रही होगी। जब इस वेवलेंथ की वेव निकल रही होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी निकल रही होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकल रही होगी, मान लेते हैं कि वो एनर्जी जो निकल रही है, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो मान लेते हैं 0.4 है जूल पर सेकंड है, वो एनर्जी मान लेते हैं जूल पर सेकंड है, सॉरी हाँ जूल पर सेकंड, यानी वोल्ट में मानते हैं, पर सेकंड से इतनी एनर्जी निकल रही है, इतनी एनर्जी निकलती है। क्या बात समझ में आती है? यानी कि यहाँ पर, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड इमिसिव पावर ही बोल देते हैं ऐसे हम ब्रैकेट। तो जो इमिसिव पावर थी वो क्या हो जाएगी हमारे वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ऐसा भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं मानना चाहो तो आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, चलो एनर्जी बोलती है, छोड़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको जूल पर सेकंड, ठीक है। इतनी एनर्जी यहाँ पे ऐसे निकलती है, मान लेते हैं। ध्यान रखना, समझ एनर्जी तो इसमें से टोटल एनर्जी तो बहुत सारी निकल रही है, मानते हैं टोटल एनर्जी जो यहां से निकलती है वो निकल रही है 50 जूल। कितनी निकल रही है? 50 जूल एनर्जी इस पूरी बॉडी से है, इस पूरी। तो देखिए बच्चों, में क्या समझा था कि इस बॉडी का टेम्परेचर T है, तो इस पूरी बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो 50 जूल है, ठीक है। हमें मानना है कि इससे जो हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर निकलती है, उस रेडिएशन का जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अब हमने ऐसा माना कि इस बॉडी से 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.02 एंगस्ट्रॉम का जो रेडिएशन निकला है, उसमें जो एनर्जी बाहर निकली है उसकी जो इमिसिव पावर है उसको इमिसिव पावर लिख देते हैं, क्योंकि इसे हम इमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतनी एनर्जी बाहर निकली। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसको डिफाइन किया गया ई लैम्डा से, और उस ई लैम्डा को बोला गया ई बाई, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी निकली डिवाइडेड बाई डेल्टा लैम्डा, यानी कि इसमें जो चेंज है, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी निकली थी इस इतनी सी रेंज में कितनी एनर्जी निकली है वो डिवाइडेड बाय चेंज इन वेवलेंथ, कि उस वेवलेंथ में, यानी कि यहां से यहां तक कितनी वेवलेंथ में कितनी एनर्जी बाहर निकली है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ई लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो डी बाई 0.2, ये लिख सकता हूं ऐसे। सॉरी, यानी कि इस रेंज में ठीक है। तो आई होप आप लोग स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के बारे में समझ चुके हो। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब है कि जब किसी बॉडी से कोई रेडिएशन बाहर निकला तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज में कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, वो जो एनर्जी है और उस वेवलेंथ का जो रेशियो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं। तो अब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, उसमें इस ग्राफ को यूज में लिया गया, इसके और इसके बीच में लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाया गया। यहाँ पर देखो ग्राफ क्या था बच्चों, कुछ इस तरीके से ग्राफ था, ये हमने ई लैम्डा लिया और इस तरफ लैम्डा लिया, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया वो कुछ इस टाइप से ग्राफ आया, ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ थी, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, यानी कि जहां पे जो रेडिएशन निकल रहा है, EW का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज की रेडिएशन निकलने वाली वेवलेंथ का रेशियो, ठीक है। तो यहां पर से हमारे पास क्या निकला, एक एनर्जी निकल रही सबसे ज्यादा ई लैम्डा वाली, तो जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही ना उसे हमने क्या बोला, लैम्डा एम बोला, मैक्सिमम बोला। जिस वेवलेंथ पर, यानी कि मैक्स यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है
ध्यान रखिए, ये लेमडा मैक्सिमम नहीं है, एनर्जी मैक्सिमम है। जहां पर जिस वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम निकल रही है ना, उसे हमने क्या बोला, लेमडा एम बोला। तो विंड डिस्प्लेसमेंट ने इस लेमडा एम और उस बॉडी के टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो बोला कांस्टेंट होता है। क्या बोला, कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट है वो बी के बराबर होता है, और इस बी को बोला गया विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो यहां पर से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, लेमडा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, जैसे। और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू थी 2.67, ठीक है, वो आप लोगों को गिवन होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये एक और चीज एक और जगह पे काम में आती है बच्चों, जैसे कि अगर हमें सन का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे, वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट तो ले जा नहीं सकते, ले भी जाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां पर इस विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को यूज में लेके हम सन का टेम्परेचर निकालते हैं। अब देखो सन से जो रेडिएशन आ रही है वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन है, तो हम फिर उसमें चेक करते हैं कि किस वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम एनर्जी, स्पेक्ट्रम इमिसिव पावर किस वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा है, वो वेवलेंथ हम पता करते हैं। वो वेवलेंथ अगर हमें पता है, कांस्टेंट में पता है, तो हमें टी पता चल जाता है, यानी कि सन का जो टेम्परेचर वो कितना होता है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो, वहां पर से वेवलेंथ आ रही है, तो उस वेवलेंथ को यूज में लेके आप उसका टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसे विंड डिस्प्लेसमेंट